जब मियाँ बीबी राजी तो क्यों करे रिश्तेदार दखलबाजी। दादू, लगभग चीखती हुई रिया अपने दादू से लिपट गई। अरे अरे हौले से भाई। दादू बैठे हुए भी रिया के हमले से डगमगा गए। कब बड़ी होगी मेरी बिटिया? और कितना बड़ी हो? कॉलेज भी पास कर लिया, अब तो नौकरी भी लग गई है मुंबई में। रिया की अपने दादू से बहुत अच्छी घुटती थी। वह अब भी माता पिता व अपने छोटे भाई के साथ सब परिवार उनसे मिलने अपने ताऊजी के घर आती। रिया बस दादू से ही चिपकी रहती। अब की बार मुझे बीकानेर भी दिल्ली जितना गर्म लग रहा है, वरना यहाँ की रात दिल्ली की रात से ठंडी हुआ करती है। चलो आओ, खाना लग गया है, आप भी आ जाए बाबूजी। ताईजी की पुकार पर सब खाने की मेज पर एकत्रित हो गए। मेज पर शांति से सबने भोजन किया। अक्सर परिवारों में जब सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो खूब धमाचौकड़ी मस्ती है, लेकिन यहाँ हर ओर शांति थी। यहाँ तक कि पापड़ खाने में भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा रोब था मदन मोहन यानी सबसे बड़े ताऊजी का। यूं देखने में उन्हें कोई इतना सख्त नहीं मान सकता था। साधारण कदकाठी पतली काया, किंतु रोब सामने वाले के व्यक्तित्व में होता है, शरीर में नहीं। मदन मोहन का रोब पूरे परिवार में प्रसिद्ध था। न कोई उनसे बहस कर सकता था और न ही कोई उनके विरुद्ध जा सकता था। कम बोलने वाले, मगर अमिताभ बच्चन के स्टाइल में जो बोल दिया सो बोल दिया। हर साल एक बार सभी ताऊ, चाचा व बुआ अपने अपने परिवार सहित बीकानेर में एकत्र हुआ करते थे। पूरे परिवार को एकजुट रखने में इस एक हफ्ते की छुट्टियों का बड़ा योगदान था। क्योंकि दादाजी यहीं रहते थे मदन मोहन के परिवार के साथ, इसलिए यही घर सबका हेड ऑफिस जैसा था। मदन मोहन के फैक्ट्री जाते ही सब भाई बहन अपने असली रंग में आ गए। शाम तक खूब मस्ती होती रही। सारी महिलाएं कामकाज निपटाने के साथ ढेर सारी पे भी निपटाती रहीं। रिया के पापा व चाचा अखबार की सुर्खियां चाटकर थोड़ी देर सुस्ता लिए। इसी बीच रिया फिर अपने दादू के पास हो ली। कुछ बढ़िया से किस्से सुनाओ न दादू। बुजुर्गों को और क्या चाहिए भला। पोते पोतियां उनके जमाने के किस्से सुनना चाहे तो बुजुर्गों में एक नूतन उमंग भर जाती है। बात 1950 की है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे एक माँ साहब थे, मतलब टीचर हरी सर। एक बार इससे पहले कि दादू आगे किस्सा सुनाते, रिया बीच में ही कूद पड़ी। स्कूल का नहीं दादू, कोई और किस्सा। अच्छा यह बताइए, आप दादी से कैसे मिले थे? आप ठहरे राजस्थानी और दादी तो बंगाल से थी, तो आप दोनों की शादी कैसे हुई? अच्छा, तो आज दादू दादी की प्रेम कहानी सुननी है, कह दादू हंसे। दादी को इस जग से गए काफी समय बीत चुका था। कई वर्षों से वे अकेले थे, बिना जीवन साथी के। अब केवल दादी की यादें ही उनका साथ देती थी। पूर्ण प्रसन्नता से उन्होंने अपनी कहानी आरंभ की। बात 1957 की है। मैंने अपना नया कारोबार शुरू किया था। बाजार से ब्याज पर 3,500 रुपए उठाकर मैंने यही बीकानेर में बंदेज के कपड़ों का कारखाना शुरू किया था। लेकिन राजस्थान का काम राजस्थान में कितना बिकता और मैं कितना मुनाफा कमा लेता। फिर मुझे बाजार से उठाया असल और सूद भी लौटाना था और अपने पैरों पर खड़ा भी होना था। ओहो दादू, आप तो अपने कारोबार के किस्सों में उलझ गए, असली मुद्दे पर जाओ ना। रिया खिंचकर बोली। थोड़ा धीरज रख, उसी पर आ रहा हूँ। कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु मैं कोलकाता पहुंचा। वहां तुम्हारी दादी के पिताजी की अपनी बहुत बड़ी दुकान थी कपड़ों की, लाल बाजार में। उनसे मुलाकात हुई। मैंने अपना काम दिखाया। बंदेज की साड़ियों व चुन्नियों के कुछ सैंपल उनके पास छोड़े।
कुछ महीनों में वहां भी मेरा काम चल निकला। और दादी, वे अभी तक पिक्चर में नहीं आई? रिया एक बार फिर उतावली हो उठी। तेरा नाम शांति रखना चाहिए था। जरा भी धैर्य नहीं है। आगे सुन। दादी के पिताजी ने ही हमारी शादी की बात चलाई। मेरे पिताजी को रिश्ता भा गया और हमारी शादी हो गई। धत तेरी की, इस कहानी में तो कोई थ्रिल नहीं, न कोई विलन आया और न ही कोई हॉट नेक्स्ट मोमेंट। इतनी सहजता से हो गया सब। और जो कोई न मानता तो पूछने के साथ रिया का उत्साह कुछ फीका पड़ गया। ओहो बिटिया, तू तो अपने दादू के किस्सों में उलझ गई। असली मुद्दे पर आ। दादू रिया की नकल उतारते हुए बोली। आखिर उन्होंने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। उनके पास वर्षों का अनुभव तथा पारखी थी। तेरे दादू उड़ती चिड़ैया के पर गिन लेते हैं, समझी? रिया की उत्सुकता उसका अचानक दादू दादी की कहानी में रुचि दिखाना देख दादू भाप गए थे कि रिया उनसे कुछ कहना चाहती है। बात क्या है? शाम ढलने को थी। मदन मोहन फैक्ट्री से घर लौट चुके थे। हर तरफ फिर शांति थी। रात के भोजन के समय एक बार फिर ताईजी की पुकार पर सब मेज पर पहुंच गए। इस पूरे परिवार में रिया सबसे निकट अपने दादू से ही थी और अपनी सारी बातें अपने दादू से ही कहती थी। शुरू से ही उसने दादू को सबसे सरल, समझदार और खुले विचारों का पाया था। कैसी अजीब बात है कि ऐसे दादू के बेटे अगली पीढ़ी होते हुए भी संकीर्ण सोच के वारिस थे। उसे याद है कि छोटे ताऊजी की बेटी रिंकी दीदी ने अपने कॉलेज के एक जाट लड़के को पसंद कर लिया था, किंतु परिवार का कोई सदस्य नहीं माना था। उन्हें समाज में कमाई गई अपनी इज्जत और रुतबे की चिंता थी। मदन मोहन के कहने पर आनन फानन रिंकी की शादी अपनी जाति के एक परिवार में तय कर दी गई थी, तो किसी ने भी इस रिश्ते को नहीं माना था। हालांकि उसकी शादी परिवार की इच्छा से की गई थी, फिर भी आज तक उसे माफ नहीं किया गया था। परिवार में सब और उसकी बेशर्मी के किस्से मचे जाते हैं। उसने भी कभी इस परिवार के किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। अगली सुबह रिया बगीचे में झूले पर गुमसुम बैठी थी कि वहां दादू पहुंच गए। बताई नहीं तूने मुझे असली बात? वे भी रिया के साथ झूले पर बैठ गए। एक आप ही हो दादू जिससे मैं अपने मन की बात जानता हूँ। असली बात पर आ, वरना फिर कोई आ धमकेगा और हमारी बात बीच में ही रह जाएगी, पूरी बात नहीं हो पाएगी। कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, ऋषभ। अच्छा लड़का है, नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई है हैदराबाद में। समझ गया तुझे वह लड़का पसंद है, तो दिक्कत क्या है? वह लड़का हमारे धर्म का नहीं है, ईसाई है। कुछ क्षण दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। मुद्दा वाकई गंभीर था। दूसरे प्रांत या दूसरी जाति का ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म का प्रश्न था। उस पर इनके परिवार की गिनती शहर के जाने माने रईस, इज्जतदार लोगों में की जाती थी। ये शहर के रईस और इज्जतदार परिवारों में आते थे। ये इज्जतदार खानदानों में इनकी गिनती होती थी। हमने अपने कॉलेज के दीक्षांत समारोह में दोनों परिवारों को मिलवाया। ऋषभ के परिवार को कोई ऐतराज नहीं है। मम्मी को ऋषभ व उसका परिवार बहुत पसंद आया, किंतु पापा राजी नहीं है। उनकी मजबूरी है, परिवार जो रजामंद नहीं होगा। रिया की चिंता का कारण वाजिब था। मैंने पापा की काफी खुशामद की। काफी समय से उन्हें मना रही हूँ दादू, यदि ऋषभ नहीं तो कोई नहीं। यह बात मैंने पापा मम्मी से कह भी दी है। आजकल की पीढ़ी अपनी बात रखने में कोई झिझक, कोई संकोच
नहीं दिखाती है। रिया ने भी साफ तौर से अपने दादू को सब बता दिया। तो मामला गंभीर है। देख बिटिया, वैसे तो उम्र के इस पड़ाव में सब कुछ देख चुकने के बाद मैं यह मानता हूँ कि जो कुछ है यही जीवन है। इसे अच्छे से जियो, खुश रहो बस। यदि तुझे विश्वास है कि तू उस लड़के के साथ खुश रहेगी तो मैं दूंगा तेरा साथ, किंतु तुझे मेरी एक बात माननी होगी। एकदम चुप रहना होगा, कुछ भी नहीं बोलना होगा। दादू की बात मानकर रिया ने अपने होठ सिल लिए। उसे अपने दादू पर पूरा विश्वास था। दादू ने भी बिना समय गवाए अपने बेटे किशन से इस विषय में बात की। किशन अचरज में थे कि पिताजी को यह बात किसने बता दी। मुझसे यह बात स्वयं रिया ने साझा की है। अब तू यह बता कि परिवार की खुशी के आगे क्या अपनी इकलौती बेटी की खुशी खोने को तैयार है? पिताजी, यही तो दुविधा है। मैं रिया को उदास भी नहीं देख सकता हूँ और अपने परिवार को नाराज भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? मैं दोनों को खुश रखना चाहता हूँ, और यदि दोनों ही न रूठे तो। दादू के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने किशन से अपना आइडिया बांटा। उनके कहने पर रिया ने उसी शाम परिवार वालों के लिए फिल्म की टिकटें मंगवा दी। जब सभी खुशी खुशी फिल्म देखने चल पड़े तो अचानक दादू ने तबीयत नासाज होने की बात कर अपने संग मदन मोहन और किशन को घर में रोक लिया। अब सब जा चुके थे, सो दादू चैन से अपने दोनों बेटों से बात कर सकते थे। देखो भाई, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। एक समस्या है और इसका उपाय तुम दोनों के पास है। कहते हुए उन्होंने पूरी बात मदन मोहन और किशन के समक्ष रख दी। दोनों मुंह खोले एक दूसरे को ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, दादू आगे बोले, मैं पहले ही एक पोती को अपनी जिंदगी से खो चुका हूँ, सिर्फ इसी सिलसिले में। रिया मेरी सबसे प्यारी पोती है और सब जानते हैं कि सूद असल से प्यारा होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि रिया को भी खो दूं या हमारी झूठी शान और इज्जत के चक्कर में मैं अपनी पोती को खो दूं। तो मैं किसी भी तरीके से उसे खोना नहीं चाहता हूँ और इस इज्जत के रिया अपनी हंसी खुशी खो बैठे। इस परेशानी का हल तुझे निकालना है मदन, और वह भी ऐसे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पिताजी? मदन मोहन हतप्रभ रह गए। एक तो विधर्म में विवाह की बात से वे परेशान थे, ऊपर से पिताजी इसका हल निकालने का बीड़ा उन्हें ही दे बैठे थे। बस यह समझ ले कि मेरे परिवार के हित की आखिरी इच्छा मेरी है। मेरी पोती की खुशी और घर परिवार की इज्जत दोनों का ख्याल रखना है। पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि थी। मदन ने बहुत सोचा। पहले तो किशन से आंखों आंखों में मूक शिकायत की, लेकिन उसकी झुकी गर्दन के आगे वे भी बेबस थे। दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि ऋषभ के परिवार से मिला जाए और आगे की बात तय की जाए। परिवार के बाकी सदस्यों को बिना खबर किए दोनों दूसरे शहर ऋषभ के घर चले गए। वहां बातचीत वगैरह हो गई और अपने घर लौटकर दोनों भाइयों ने बताया कि एक अच्छा रास्ता मिल गया, सो बात पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां आरंभ हो गई और इन्होंने किसी को बताया नहीं कि यह लड़का कौन है, और शादी की बात पक्की कर दी। किंतु रिश्तेदारों से कोई बात छिपाना ऐसे है जैसे धूप में बर्फ जमाना। रिश्ते नाते मकड़ी के जालों की भांति होते हैं। बड़े बड़े ताऊजी ने बुआ को कह डाला, जो बड़े ताऊजी थे उन्होंने बुआ को कह डाला, साथ ही ताकीद की कि वह आगे किसी को कुछ नहीं बताएगी। बुआ के पेट में मरोड़ उठी तो उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया
और सब रिश्तेदारों में बात फैल गई कि रिश्ता रिया की पसंद का है तथा लड़का ईसाई है। लेकिन सभी चुप थे। यह बवाल अपने सिर कौन लेता कि बात किसने फैलाई? बड़े संयुक्त परिवारों की। यही तो बात होती है, बड़े संयुक्त परिवारों की। और यही तो खासियत भी होती है कि मुंह के सामने हम साथ साथ हैं और पीठ फिरते ही हम आपके हैं कौन। सभी रिश्तेदार शादी वाले घर में एक दूसरे का काम में हाथ बंटवाते। स्त्रियां बढ़ चढ़कर रीति रिवाज निभाने में लगी रहती, कोई ना कोई रिवाज बताकर उलझ जाती ये। परंतु जहां मौका पड़ता कोई ना कोई कह रहा होता, अब हमारे बच्चों पर इसका क्या असर होगा, आखिर हम कैसे रोक पाएंगे आगे किसी को अपनी मनमानी करने से। ऐसा ही था तो छिपाने की क्या आवश्यकता थी? बेचारी रिंकी के साथ ऐसा क्यों किया था फिर? दादू के कानों में भी खुसुर फुसुर पड़ गई। यह तो अच्छा नहीं है कि पता सबको है, सब पीठ पीछे बातें भी बना रहे हैं किंतु मुंह पर मीठे बने हुए हैं। दादू को पारिवारिक रिश्तों में यह दोगलापन नहीं भाया। उनके अनुभवी मस्तिष्क में फिर एक बार विचार आया, किंतु इस बार उन्होंने स्वयं ही इसे परिणाम देने की ठानी। न किसी दूसरे को कुछ करने हेतु कहेंगे, न वह किसी और से कुछ भी कहेंगे। बल्कि संयुक्त परिवार में ऐसा कई बार देखा भी गया है कि हम सामने से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे सबको जानकारी होती है और खुसुर फुसुर कहते हैं। तो दादू ने भी कहा कि कुछ नहीं किसी से कहेगा कोई और न ही बात फैलेगी। नियत दिन पर बारात आई, धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक विवाह समारोह में एक व्यक्ति आए, हाथ में रजिस्टर कलम पकड़े। उनके लिए एक कुर्सी व मेज लगवाई गई और दादू ने हाथ में माइक पकड़कर घोषणा शुरू कर दी कि मेरी पौत्री के विवाह में पधारने हेतु आप सब का बहुत बहुत आभार। आप सब ने मेरी पौत्री को पूरे मन से आशीष दिए, आशीर्वाद दिए, इसके लिए आप सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम सब निश्चित रूप से यही चाहते हैं कि रिया तथा ऋषभ सदैव प्रसन्न रहे। इस अवसर पर मैं आप सबको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। मेरा परिवार इस पूरे शहर में बल्कि आसपास के शहरों में भी काफी प्रसिद्ध श्रेणी में आता है, किंतु मेरे परिवार के ऊपर एक कलंक है, अपनी एक बेटी की इच्छा पालन न करने का दोष। आज मैं वह कलंक धोना चाहता हूँ। हम कब तक अपनी मर्यादाओं के संकुचित दायरे में रहकर अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटते रहेंगे? ऐसा दादाजी ने सबके सामने कहा कि कब तक चलेगा ये सब? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं तो उनके निर्णयों को मान क्यों नहीं दे सकते? मेरी रिया ने एक ईसाई लड़के को चुना। हमें भी वह लड़का व उसका परिवार बहुत पसंद आया और सबसे अच्छी बात यह है कि न तो रिया अपना धर्म बदलना चाहती है और न ही ऋषभ। दोनों को अपने संस्कारों, अपनी संस्कृतियों पर गर्व है। कितना सुदृढ़ होगा वह परिवार जिसमें दो दो धर्मों, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और दोनों का पालन करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। भिन्न भिन्न धर्म संस्कृतियों का मेल होगा, लेकिन कानूनन ऐसी शादियां सिविल मैरिज कहलाती हैं, जिसके लिए आज यहाँ रजिस्ट्रार साहब को बुलाया गया है। दादू के इशारे पर रिया व ऋषभ दोनों रजिस्ट्रार के पास पहुंचे और दस्तखत कर अपने विवाह को कानूनी तौर पर साकार किया। इस प्रकार खुलेआम सारी बातें स्पष्ट रूप से कहने और स्वीकारने से रिश्तेदारों द्वारा बातों की लुका छिपी बंद हो गई और आगे आने वाले समय के लिए भी बात खुलने का डर या किसी प्रकार की कोई भी शर्मिंदगी ना हो, ये पूरा रास्ता ही दादू ने बंद कर दिया।
इसका प्रश्न ही समाप्त हो गया। दादू की दूरदेशी और समझदारी ने न केवल रिया के निर्णय की इज्जत बनाई बल्कि परिवार में भी एक रास्ता खोल दी। पूरे शहर में इस परिवार की एकता व हौसले के चर्चे होने लगे। विदाई के समय रिया सबके गले मिलकर रो रही थी, किंतु दादू के गले मिलते ही उन्होंने उसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि भीगे गालों व नैनों के बावजूद वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जब मियाँ बीबी राजी तो क्यों करे रिश्तेदार दखलबाजी।